हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए कपिल गर्ग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ द Q&A सीरीज। जो हमने सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए Q&A सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो आज उसका हमारा थर्ड लेक्चर है। एंड इससे पहले हमने अपने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करे हैं, जिसके अंदर अपने आरटीपी नवंबर 2023 एंड आरटीपी मई 2023 अटेम्प्ट को डिस्कस करा था। सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको इस सीरीज से कोई बेनिफिट हो रहा है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आपको पढ़ने का पैटर्न समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट विद मी। सो आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2022 अटेम्प्ट की आरटीपी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके एमसीक्यू नंबर 1 to 5 हमें इसके बेसिस पर हमें आंसर करने हैं। एंड ये हमारा केस सिनेरियो है ऑन द कंसेप्ट ऑफ JDA, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ठीक है जी, तो चलिए केस सिनेरियो को पढ़ते हैं। हाईटेक लिमिटेड, अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी, entered into an agreement with Mr. साक्षर। तो मिस्टर साक्षर एक इंडिविजुअल है एंड हाईटेक लिमिटेड एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। तो इन्होंने इसके साथ एग्रीमेंट करा है अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑन 25th of June 2019। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 25th June 2019। एज पर विच मिस्टर साक्षर एग्रीज टू ट्रांसफर अ प्लॉट ऑफ लैंड measuring 12 acre in New Delhi to Hitech Limited. Mr. Sakshar purchased such land on 14th of July 2017। तो कब परचेस करा था? 14 जुलाई 2017 को परचेस करा था फॉर ₹80,50,000। ठीक है जी, तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि किसी भी पर्सन के पास कोई लैंड होता है, कोई पीस ऑफ लैंड होता है, तो वो अपना वो पीस ऑफ लैंड किसी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। एंड फिर उसके साथ क्या एग्रीमेंट होता है कि जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी उसके ऊपर जो कुछ भी कंस्ट्रक्ट करेगी, कोई टावर, कोई बिल्डिंग, तो उसमें कुछ पोर्शन वो ट्रांसफरर को देते हैं, मतलब जिसकी एक्चुअल में वो लैंड होती है। तो ये उसका कंसिडरेशन होता है और उसी के साथ कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन भी हो सकता है। तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ये होता है कि जिसकी एक पर्सन की लैंड होती है एंड दूसरा पर्सन उसके ऊपर डेवलपमेंट करता है, एंड डेवलपमेंट करने वाला जो डेवलप करता है बिल्डिंग, उसमें से कुछ एक पोर्शन प्लस कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, दोनों कंडीशन होती है, तो वो यहाँ पर दे देता है। तो ये होता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो इसी के बीच ये मिस्टर साक्षर के पास एक 12 एकड़ की लैंड थी न्यू दिल्ली में, तो वो उसने ट्रांसफर कर दिया हाईटेक लिमिटेड को। कब ट्रांसफर करी थी? 25 जून 2019 को। एंड ये परचेस कब करी थी? 14 जुलाई 2017 को। ठीक है, फॉर ₹80,50,000। हाईटेक लिमिटेड हैज प्लान टू डेवलप अ हाई राइज सोसाइटी ऑफ 250 फ्लैट्स। तो हाईटेक लिमिटेड उसके ऊपर एक हाई राइज सोसाइटी बनाएगी 250 फ्लैट्स की। इन कंसिडरेशन हाईटेक लिमिटेड पेड अ पार्ट कंसिडरेशन ऑफ ₹1 crore टू मिस्टर साक्षर ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड वुड प्रोवाइड 3 फ्लैट्स इन द सोसाइटी टू हिम एज फाइनल सेटलमेंट। तो इसके लिए क्या क्या दे रहे हैं ये इसे? तो इसे 1 करोड़ रुपीज का तो मॉनेटरी कंसिडरेशन दिया जा रहा है, एंड जो ये 250 फ्लैट्स बनेंगे उसमें से 3 फ्लैट्स दिए जाएंगे मिस्टर साक्षर को। तो ये इसका फुल कंसिडरेशन होगा। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा इसे? एक तो 3 फ्लैट्स मिलेंगे प्लस 1 करोड़ रुपीज का मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रहा है ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट इटसेल्फ। ठीक है जी, चलिए। द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सोसाइटी वाज इशूड बाय द अथॉरिटी एज ऑन 10th August 2021। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कब इशू करा गया? 10th August 2021, यानी कि सोसाइटी 10th August 2021 को कंप्लीट हुई। ऑन सच डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ईच फ्लैट इन द सोसाइटी वाज 2,51,00,000। तो सीसी के डेट पे जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया उस दिन ईच फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 2,51,00,000 रुपीज। एंड यहाँ पे साक्षर को कितने मिलेंगे? साक्षर को 3 फ्लैट मिलेंगे। Subsequently, on 31st of August 2021, Mr. Sakshar sold 2 flats in the society to Mr. Kevin for a consideration of ₹2,70,00,000 each, while the stamp duty value of the each flat on such date was ₹2,98,00,000। तो अब जो इसे यहाँ पे 3 फ्लैट मिले, इसमें से इसने 2 फ्लैट सेल कर दिए किसी मिस्टर केविन को, एंड मिस्टर केविन को कितने रुपए पे इसने सेल करे? 2,70,00,000 रुपीज ईच पे। जबकि उस दिन डेट ऑफ सेल पे फ्लैट का SDV क्या था? 2,98,00,000 रुपीज। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 मिस्टर केविन हैज अर्न्ड सैलरी इनकम ऑफ 30,50,000। तो यहाँ पर इन्होंने वर्ड कॉम्प्यूटेड यूज नहीं करा, तो इसका मतलब अभी इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना अभी बाकी है। अगर ये 115 BSc को ऑप्ट कर लेंगे तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेस करेंगे, एंड अगर नहीं 115 BSc ऑप्ट नहीं करते तो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर लेस कर देंगे हम। आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ लैंड, Mr. Sakshar has purchased a house on 8th of September 2021 for a consideration of 47 lakh and occupied for on residence। तो ये इसका SOP हो गया। ठीक है जी, ये इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। Mr. Sakshar has taken a loan of ₹35 lakh, 80% of the stamp duty value। यानी कि 35 लाख जो इसने लोन लिया है वो है 80% ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम SDV निकाल लेंगे, इसकी टोटल SDV क्या आएगी? तो 35 लाख डिवाइडेड बाई 80%, तो ये इसकी 100% वैल्यू हो जाएगी, वो होगा हमारा SDV। From SBI for purchase of such house which was sanctioned and disbursed at the interest rate of 12% per annum on 1st of July 2021। तो यहाँ पर आपको सभी डेट्स अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि डेट्स का यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है। He does not own any other residential house on the date of sanction on loan। तो उसके पास कोई और घर नहीं था on the date of sanction on loan। Mr. Kevin and Mr. Sakshar do not opt for section 115 BSc।
तो इन दोनों में से किसी ने भी 115 BSc को ऑप्ट नहीं करा। तो एक बार ये हम क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं इसे आपको लिखकर समझा देता हूँ ये क्वेश्चन क्या था। यहाँ पर एक बंदा है मिस्टर साक्षर। मिस्टर साक्षर ने प्लॉट परचेस करा था। कब परचेस करा था? प्लॉट परचेस करा था इसने 14 जुलाई 2017 को। 14 जुलाई 2017 को परचेस करा था फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 80 करोड़ 50 लाख। ठीक है जी, 80 करोड़ 50 लाख। एंड इसने ट्रांसफर कब कर दिया जेडीए के अंदर? हाईटेक लिमिटेड को। हाईटेक लिमिटेड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे HTL। हाईटेक लिमिटेड को इसने कब ट्रांसफर करा? तो 25 जून 2019 को इसने ट्रांसफर करा। तो इसने ट्रांसफर करा ये 25 जून 2019। ठीक है। एंड इसके बदले इसे क्या मिलेगा? इसके बदले इसे मिलेंगे 3 फ्लैट्स प्लस क्या 1 करोड़ रुपए का मॉनेटरी कंसिडरेशन। ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हमने कर लिया। सेकंड पैराग्राफ भी हमने कर दिया खत्म। थर्ड पैराग्राफ क्या है? यहाँ पर कब हुआ इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट? कब मिला? 10 अगस्त 2021 को। तो यहाँ पर सीसी मिलता है 10 अगस्त 2021 को। तो अब जब इसने ट्रांसफर करा अपना प्लॉट एंड फिर इसके बदले से मिला, तो यहाँ पर पहले हमें इसका कैपिटल गेन कंप्यूट करना होगा। एंड कैपिटल गेन सेक्शन में हमने पढ़ा था कि जेडीए के केस में सेक्शन 45(5)(a, जेडीए के केस में जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन आपका कैपिटल गेन कंप्यूट होकर बैठ जाएगा। ठीक है। तो ट्रांसफर तो किस दिन हुआ? जिस दिन आपने जेडीए में दे दिया, तो ये है डेट ऑफ ट्रांसफर। तो इस दिन आपका कैपिटल गेन कंप्यूट होकर बैठ जाएगा। बट आपको टैक्स कब पे करना है? जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा उस दिन आपको टैक्स पे करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका कैपिटल गेन हमें कंप्यूट करना है 25 जून 2019 तक के हिसाब से। अब इसने ट्रांसफर करा था लैंड LTCG है या STCG होगा, तो ये कंप्यूट करने के लिए इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें देखना होगा। एंड लैंड एंड बिल्डिंग के केस में अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग ग्रेटर देन 24 मंथ होता है तब वो होता है लॉन्ग टर्म, अदरवाइज वो होता है शॉर्ट टर्म। एंड यहाँ पर इसने परचेस करी थी 14 जुलाई 17 को एंड सेल कर रहा है 25 जून 2019 को, यानी कि इसने 24 महीने से पहले सेल कर रहा है। तो इस केस में ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म। ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म हो गया तो यहाँ पर कोई भी हमें CII वगैरह हमें नहीं लेना, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम पहले इसका निकाल लेते हैं कैपिटल गेन। एंड कैपिटल गेन के लिए यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना होता है हमें? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें लेना होगा कि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के डेट पे, जैसे इसे यहाँ पर कंसिडरेशन में 3 फ्लैट मिल रहे हैं और 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में 1 करोड़ रुपए तो जो मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला वो आएगी, प्लस जो 3 फ्लैट मिले तो 3 फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट के डेट पे क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, तो वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पार्ट आता है। तो 3 फ्लैट्स मल्टीप्लाई बाय क्या वैल्यू थी इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो 2 करोड़ 51 लाख। तो 3 फ्लैट्स मल्टीप्लाई बाय 2 करोड़ 51 लाख। तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन टोटल हमारा कितना होगा? 2 करोड़ 51 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करोड़, तो ये हमारा हो गया 53 लाख। ठीक है जी। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया हमारा 8 करोड़ 53 लाख। ठीक। एंड यहाँ पर इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80,50,000 थी। तो यहाँ पे हमें इंडेक्सेशन नहीं करना क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80,50,000। जैसे यहाँ पे टिक कर लीजिए, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 80,50,000। तो अब यहाँ पर इसका कैपिटल गेन कितना कंप्यूट हो जाएगा? 8 करोड़ 53 लाख माइनस 80,50,000। तो यहाँ पर कैपिटल गेन आ गया 7 करोड़ 72,50,000। ठीक है जी। तो कैपिटल गेन किस दिन कंप्यूट हो गया था? 25 जून 2019 को। तो यहाँ पे जो पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह हमें देखना होगा वो 25 जून 2019 तक के देखना होगा। एंड अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म हो गया था, अगर ये लॉन्ग टर्म भी हो जाता तो हमें CII का बेनिफिट भी किस डेट तक का मिलता? तो 25 जून 2019 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक का ही हमें CII का बेनिफिट मिलता। ठीक है। तो इसका यहाँ पर निकल कर आ गया कैपिटल गेन। अब इसके बाद इसे यहाँ पर मिल गया था ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट के टाइम पे 3 फ्लैट्स मिल गए। अब इसके बाद क्या होगा था? नेक्स्ट सब्सिक्वेंटली 31 अगस्त 2021 मिस्टर साक्षर ने 2 फ्लैट सेल कर दिए थे केविन को फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़ 70 लाख। ईच वाइल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द ईच फ्लैट ऑन द सच डेट वाज 2 करोड़ 98 लाख। तो हमने पढ़ा था सेक्शन 50C। तो सेक्शन 50C बोलता था कि आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना होगा? अगर आपने जो कंसिडरेशन लिया एंड आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अंदर डिफरेंस है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना होता है एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बट आपका जो एक्चुअल कंसिडरेशन है आप उसे भी यहाँ पर ले सकते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर SDV इज नॉट ग्रेटर देन 110% ऑफ द
110% ऑफ द कंसिडरेशन। ठीक है, अगर एचडीवी 110% ऑफ द कंसिडरेशन से ज़्यादा नहीं है तो इस केस में आप ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले सकते हैं। बट अगर एचडीवी 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको एचडीवी ही लेना होता है। एंड यहाँ पर हमारा एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है, तो एक्चुअल कंसिडरेशन है 2,70,00,000 फॉर 1 फ्लैट, 2,70,00,000 फॉर 1 फ्लैट। तो 2,70,00,000 का 110% कितना होगा, तो 2,97,00,000। बट ये यहाँ पर सेल कर रहा है 2,98,00,000 रुपीज़ में, वो सॉरी, बट यहाँ पर एचडीवी है 2,98,00,000, डी सेल कर रहा है 2,70,00,000। तो एचडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन। तो इस केस में 50C के अकॉर्डिंगली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बन जाएगा, तो 2,98,00,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब सेकंड कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। कैपिटल गेन, तो फर्स्ट कैपिटल गेन हमारा ये आ गया था, सेकंड कैपिटल गेन हम यहाँ पे कंप्यूट कर रहे हैं। तो इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो एचडीवी को लेंगे हम 2,98,00,000 मल्टीप्लाई बाय 2 फ्लैट्स इसने बेचे हैं आपने, तो कितना हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय 2, 5,96,00,000, 5,96,00,000। एंड यहाँ पर इसकी हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोली गई है कि जो भी यहाँ पर आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बना था तो वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। बट यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर तो मॉनेटरी पार्ट भी है, एंड अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं केवल फ्लैट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आइडली यहाँ पर ये 1 करोड़ जो मॉनेटरी कंसिडरेशन है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पार्ट है, बट वो यहाँ पे COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते टाइम पे इसका पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे 3 फ्लैट्स लिए थे 2,51,00,000 रुपए के हिसाब से। तो अभी यहाँ पर हम इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे इसकी, तो 2,51,00,000 रुपए लेंगे हम पर फ्लैट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या निकलेगी हमारी, 2,51,00,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5,02,00,000 रुपीज़, 5,02,00,000। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल गेन कितना निकल कर आता है, 94 लाख। ठीक है, एंड ये भी हमारा STCG है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि ये कब मिला था, 10 अगस्त 2021 को मिला था, एंड इसने ट्रांसफर कब कर दिया था, 30 अगस्त 2021 को। तो विद इन 20 डेज ही इसने ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है ये, मिस्टर केविन की इनकम बताइए 30,50,000 सैलरी की इनकम, एंड ये 115 BSc को ऑप्ट नहीं कर रहे। तो इस केस में इनकी इनकम कितनी बोल दी जाएगी यहाँ पर, तो मिस्टर केविन की सैलरी की इनकम थी, ये केविन की इनकम है 30,50,000, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस कर दीजिए 50,000, तो ये बचती है 30 लाख रुपीज़। तो इसकी सैलरी की इनकम होगी। एंड वन मोर थिंग, अब हमने एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 56 to 10, जो क्या बोलता था कि अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, तो उस केस में यहाँ पर 56 to 10 लग जाएगा किसके हाथ में, जिसे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है, यानी कि ट्रांसफर के हैंड्स में 56 to 10 लगेगा। एंड 56 to 10 किस हिसाब से लगेगा, तो यहाँ पर हम क्या चेक करते थे कि जो डिफरेंस है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन का, तो वो 10% ऑफ दी कंसिडरेशन से ज़्यादा है क्या। तो यहाँ पर केविन ने कितने रुपए दिए थे, यहाँ पर केविन को कितने रुपए में मिला था, 2,70,00,000 का, एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 2,98,00,000। तो 2,70,00,000 का 10% कितना होगा, तो 27 लाख। बट यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बीच में गैप कितना है, तो 28 लाख रुपीज़ का। तो ये गैप यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर गैप कितना हुआ है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड उसका, तो 28 लाख रुपीज़ का गैप हुआ है यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन का, और 50,000। अगर ये दोनों गैप है तो इनमें से विच एवर इज हायर, तो यानी कि 28 लाख, तो 28 लाख रुपीज़ फॉर 1 फ्लैट, तो ये बन जाएगा इसका 56 to 10 में गिफ्ट की इनकम। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये तो हो गई थी इसकी सैलरी इनकम प्लस IFOS की इनकम बनेगी इसकी 28 लाख फॉर 1 फ्लैट मल्टीप्लाई बाय 2 फ्लैट, तो यानी कि 56 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी टोटल इनकम कितनी होगी केविन की, 86 लाख। तो ये आपको समझ आया। तो 56 to 10 के लिए क्या देखते थे कि अगर कोई इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन में कोई आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई है, तो आपको देखना है कि क्या उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन के बीच का, तो वो 10% ऑफ द कंसिडरेशन से ज़्यादा है, एंड क्या वो डिफरेंस 50,000 रुपये से भी ज़्यादा है। तो आपको पहले दो कंडीशन चेक करनी है कि क्या वो डिफरेंस ग्रेटर देन 10% ऑफ द कंसिडरेशन है। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन के बीच का डिफरेंस क्या ग्रेटर देन 10% ऑफ द कंसिडरेशन है, एंड साथ में आपको चेक करना है क्या डिफरेंस 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो आपका 56 to 10 एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड 56 to 10 एप्लीकेबल मतलब कौन सी वैल्यू आपकी 56 to 10 के अंदर टैक्सेबल होगी, तो जो आपका वो डिफरेंस है और 50,000 विच एवर इज हायर। ठीक है, तो यहाँ पर हायर कौन सा है 28 लाख, तो ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी एज गिफ्ट अंडर सेक्शन 56 to 10। तो यहाँ पर केविन की टोटल इनकम कितनी हो गई 86 लाख। तो आप चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमारा पूरा
समरी थी केस सिनेरियो की। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बोलता है हमसे। What would be the tax, if any, required to be deducted by High Tech Limited in respect of agreement entered into with Saksha? तो यहाँ पे TDS का प्रोविजन। तो यहाँ पर हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 194 IC, इमूवेबल कंस्ट्रक्शन, जो कि JDA पे लगता था। तो ये क्या बोलता था कि अगर कोई भी पर्सन किसी पर्सन को JDA के परसुएंट कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन पे करता है तो उसे मॉनेटरी कंसिडरेशन के ऊपर 10% का TDS डिडक्ट करना होता है, केवल मॉनेटरी कंसिडरेशन के ऊपर। तो यहाँ पे साक्ष्य को कितना मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला था, 1 करोड़ रुपीज का, तो 1 करोड़ का 10% यानी कि 10 लाख रुपीज का TDS डिडक्ट करना होगा हाईटेक लिमिटेड को। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट का आंसर ए। सेकंड, what would be the capital gain in the hands of Mr. Sakshar in respect of agreement entered into with the HTL and in which year it would be taxable? तो अब ये पूछ रहा है कि कितना तो टैक्स होगा कैपिटल गेन एंड कौन से ईयर के अंदर वो टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल कौन से ईयर के अंदर होगा ये, तो पहले देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा टैक्स कितना बनता है CG1, तो 7 करोड़ 72,50,000। एंड ये कॉम्प्यूट किस दिन होगा, कॉम्प्यूट तो होगा ये जिस दिन इसने ट्रांसफर करा था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20। बट ये टैक्सेबल कब होगा, ये टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाज इशूड, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ठीक है, तो 7 करोड़ 72,50,000 टैक्सेबल होगा 21-22 में। तो चलते हैं ऑप्शंस पे। 7 करोड़ 72,50,000 इन प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी। थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन द कैपिटल गेन लॉस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर साक्षर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ 2 flats to Mr. Kevin during the previous year 21-22. For the purpose of answering this MCQ, assume that no cash consideration was paid by the HTL to Mr. Sakshar. तो यहाँ पर ICAI ने क्लैरिफिकेशन पर्पज से, जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो इन्होंने बोल दिया कि इस MCQ के लिए आप ये मानिए कि यहाँ पर कोई भी कैश कंसिडरेशन नहीं था, यानी कि केवल 3 फ्लैट्स यहाँ पर दिए गए थे। तो बट यहाँ पर अगर आप मान लीजिए ICAI ये भी नहीं लिखे, तब भी आप ये एक लॉजिकल अप्रोच ले सकते हैं कि वहाँ पर जो भी आपका मॉनेटरी कंसिडरेशन है कंसिडर मत करना वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर कंप्यूट करते टाइम पर आप अगर मॉनेटरी कंसिडरेशन को कंसिडर नहीं करना आपको। ठीक है, एंड इवन यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है। तो यहाँ पर कितना कैपिटल गेन निकला, कैपिटल गेन 2 कितना था हमारा, तो कैपिटल गेन 2 हमारा यहाँ पर निकला था 94 लाख रुपीज़ का STCG। तो देखते हैं आंसर 94 लाख। तो थर्ड का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर केवन फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। तो 30 लाख रुपीज़ तो इनकी इनकम थी सैलरी की, एंड 56 लाख रुपीज़ की इनकम थी इनकी IFRS की। तो 86 लाख रुपए इनका टोटल आंसर आया था, वो हमने यहाँ पे कंप्यूट करा था, सैलरी प्लस IFRS 86 लाख। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस सिनेरियो। व्हाट वुड बी द टोटल डिडक्शन अवेलेबल अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टू मिस्टर साक्षर फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम SBI। ओके, तो अब इसने इंटरेस्ट लिया था एक नया घर खरीदने के लिए। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने 47 लाख रुपीज़ का एक रेजिडेंस खरीदा था, तो इस केस में हमें 54 या 54F की डिडक्शन एग्जाम्पशन भी चेक करनी है। तो यहाँ पर आपको कोई एग्जाम्पशन वगैरह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि 54 और 54F की एग्जाम्पशन आपको केवल कब मिलती है, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपको हुआ था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर करी थी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था, तो उसके लिए यहाँ पर आपको कोई भी 54-54F की एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको वो यहाँ पर नहीं चेक करी गई। ठीक है, मिस्टर साक्षर ने 35 लाख रुपीज़ का लोन लिया था, जो कि 80% था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाल लीजिए पहले, 35 लाख डिवाइडेड बाय 80%, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकलती है 43,75,000। एंड इन्होंने परचेस कितने में कराया, 47 लाख पे। तो इन्होंने तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा पे परचेस कराया, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपका वेलकम करेगी कि बहुत बढ़िया, आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज़्यादा कंसिडरेशन पे करते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ठीक है, एंड कब परचेस 12% पर एनम की रेट से लिया था, 1 जुलाई 2019 को, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए नहीं था, तो 9 महीने के लिए लोन था यहाँ पर। ही डज नॉट ऑन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। ठीक है, तो अब ये SOP वाली प्रॉपर्टी है, तो टोटल लोन पहले कितना निकला, टोटल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, पहले ये देखिए 35 लाख पे 12% फॉर 9 मंथ्स, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट निकला 3,15,000। तो आप इसकी पहले 24B के अंदर, क्योंकि SOP है तो यहाँ पे 2 लाख रुपए पे आपका रेस्ट्रिक्टर रहेगा, 2 लाख रुपए की तो डिडक्शन आप ले लीजिए 24B के अंदर। एंड हमने एक सेक्शन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, सेक्शन 80EE, इकलौती इमारत अगेन क्यों बोला, क्योंकि इससे पहले एक सेक्शन था, फिर ये एक नया सेक्शन आया था जो कि एप्लीकेबल होता था 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 22। अगर इस बीच आपने कोई भी लोन लिया तो इसकी 4 कंडीशन थी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस शुड नॉट एक्सीड 45 लाख, यानी कि वो लेस देन और इक्वल टू 45 लाख रुपीज होनी चाहिए। ठीक है, एंड
आपके पास जिस दिन आपको लॉन्ग सेंक्शन हुआ उस दिन कोई और रेजिडेंशियल हाउस आपके पास नहीं होना चाहिए, तो वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कोई और रेजिडेंशियल हाउस नहीं था। आप 80 डबल ई के अंदर कवर नहीं होने चाहिए। 80 डबल ई कौन सा था, जो पहले वाला सेक्शन था, तो आप उसके अंदर कवर नहीं हो रहे क्योंकि आपने यहाँ पे लोन लिया है 1 जुलाई 2021 को। तो कंडीशन हमने सारी कंडीशन पास करी, तो यहाँ पर आप ये 80 डबल ई ए के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं 1,50,000 रुपीज़ तक की। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी डिडक्शन ले सकते हैं। एंड इसके अबव, ओवर एंड अबव दैट, आप 80 डबल ई ए के अंदर भी डिडक्शन ले सकते हैं अप टू 1,50,000। एंड यहाँ पर आपका कितना बचा, 1,15,000। तो यहाँ पर आप 80 डबल ई ए के अंदर ले लीजिए 1,15,000। तो यहाँ पर आपने टोटल डिडक्शन कितने ली इंटरेस्ट के परसेंट, तो जो आपका टोटल इंटरेस्ट था 3,15,000, वो आपने पूरी डिडक्शन ले ली। तो इसलिए फिफ्थ का आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बी, 3,15,000। ठीक है जी, तो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी सॉल्व हो गया। तो एक बार आंसर्स अगर हम चेक करते हैं तो फर्स्ट ए, सेकंड का सी एंड थर्ड का डी। फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का बी। फोर्थ सी, फिफ्थ बी। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया, ये मैंने आपको पूरा डायग्राम बेसिस पे भी समझा दिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जीडीए के लिए, इसमें टीडीएस के प्रोविजंस भी चेक कर लिए गए, 80 डबल ई को भी चेक कर लिया गया। तो वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर राज, एजेड 65 ईयर्स, इज अ सैलरीड पर्सन। ही हैज टेकन अ LIP। LIP कहने का मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज मेजर सन्स नेम। तो LIP की डिडक्शन हमें कहाँ मिलती है, 80C के अंदर। 80D के अंदर नहीं मिलती हमें, 80D के अंदर मिलती है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की। ठीक है, एंड 80C के अंदर कुछ भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सन माइनर होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। 80C के अंदर आप ले सकते हैं इंडिविजुअल अपने खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए एंड अपने चिल्ड्रंस के लिए। चिल्ड्रन यहाँ पर सन हो, डॉटर हो, माइनर हो, मेजर हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है जी, तो उसने अपने मेजर सन के लिए लिया ऑन 1 नवंबर 2014, यानी कि 1 अप्रैल 2012 के बाद लिया है। तो यहाँ पर आपको कितनी अलाउ होगा डिडक्शन, कि आप 10% ऑफ द सम एश्योर्ड तक की डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। द सम एश्योर्ड ऑफ द LIP इज 16 लाख। ठीक है, एंड द प्रीमियम पेएबल इज 1,70,000। तो 16 लाख का 10% कितना है, 1,60,000। तो या तो 1,60,000 और 1,70,000 विच एवर इज लोअर। तो आप 1,60,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं। बट 80C के अंदर डिडक्शन आपको कितनी मिलती है मैक्सिमम, 1,50,000। तो आपने 1,50,000 की डिडक्शन आप 80C के अंदर ले सकते हैं। He has also taken a medical policy of ₹10 lakh for self and his wife on 1 November 2021। तो अब इसने MIP ली। MIP किसके अंदर कवर होती है, ये होती है कवर 80D के अंदर। The medical policy is valid for 5 years. He has paid one time premium of 1,80,000। तो अब यहाँ पर आपके 5 साल के लिए उसने पॉलिसी ली एंड 1,80,000 रुपीज उसने वन टाइम पे कर दिए। What is the total deduction available for Mr. Raj for AY 22-23? तो 80C तो हमने निकाल लिया, 1,50,000 80C ले सकता है। एंड MIP के लिए यहाँ पर कितना डिडक्शन ले सकते हैं, तो 25,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन ले सकते हैं अपने खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए एंड अपने बच्चों के लिए। अगर MIP करते हैं तो 25,000, पेरेंट्स के लिए करते हैं तो 25,000 एडिशनल अलग से मिल जाता है। बट अगर इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है तो उस केस में उसकी लिमिट बढ़कर कितनी हो जाती है, ये 50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल हैं 65 ईयर्स के, तो ये सीनियर सिटीजन है तो इसलिए इनके ऊपर डिडक्शन लगेगी, 50,000 रुपीज़ तक के डिडक्शन ले सकते हैं। अब इन्होंने पॉलिसी ली कब थी, तो 1 नवंबर 2021 को ली थी फॉर 5 ईयर्स। तो 1 नवंबर 21 से कब तक चलेगी, ये चलेगी 30 अक्टूबर 2026 तक। ठीक है, तो अब इसका जिस साल के लिए पॉलिसी चलेगी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर कवर हो गए यहाँ पर, तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक कवर हो गए। तो कितने फाइनेंशियल ईयर हो गए ये बीच में, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27। तो ये आपके 6 साल हो गए। तो आपने 1,80,000 का प्रीमियम पे करा था फॉर 6 फाइनेंशियल ईयर्स। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 30,000। तो आप 80D के अंदर 30,000 और 50,000 विच एवर इज लोअर, तो आप 30,000 रुपीज़ की डिडक्शन ले सकते हैं। एंड 150 आपने 80C के अंदर ले ली, तो आपकी टोटल डिडक्शन फॉर द असेसमेंट है 22-23 हो जाएगी 1,80,000। ओके जी, अंडरस्टूड। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर करण कंप्लीटेड हिज MBA इन अप्रैल 21। तो उन्होंने अप्रैल 21 के अंदर अपनी MBA कंप्लीट करी एंड जॉइंट XYZ लिमिटेड फ्रॉम 1 मई 2021। 1 मई 2021 से इन्होंने XYZ लिमिटेड को ज्वाइन करा, यानी कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 11 महीने के लिए। हिज बेसिक सैलरी इज 2,25,000 पर मंथ। ही इज पेड 12% ऑफ द बेसिक सैलरी एज DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। तो इसे 12% का DA मिल रहा है जो कि इन टर्म्स है। ठीक है, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 11% ऑफ हिज पे एंड DA, 11% ऑफ हिज पे एंड DA, यानी कि बेसिक पे प्लस DA का 11% वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स RPF एंड द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। तो कंपनी भी सेम अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया।
तो जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो तो यहाँ पर इनकम नहीं बनती, क्योंकि वो पहले से उसकी इनकम है, वो अपनी इनकम का मतलब अप्रोप्रिएशन कर रहा है, वो अपनी इनकम को यूज कर रहा है, तो वो तो इसकी इनकम नहीं बनेगी। बट जो एम्प्लॉयर वाला पोर्शन होता है तो यहाँ पर इनकम बन जाती है, बट उसमें भी 12% ऑफ द सैलरी तक की डिडक्शन मिल जाती है। एंड 12% ऑफ सैलरी करने का मतलब तो बेसिक पे प्लस DA इफ इन टर्म्स प्लस कमीशन इफ इट्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स हमें लेने होते हैं सैलरी को कंप्यूट करते टाइम पर। एंड 12% ऑफ द सैलरी तक का जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है तो वो यहाँ पर डिडक्शन उसकी मिल जाती है। ठीक है जी, तो अब ये क्या पूछ रहा है, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन द PF एज ऑन 31st March 2022 इज 49,325. What would be the income chargeable to tax under the head salaries of Mr. Karan for the year 22-23 if he does not opt for section 115 BSc? तो 115 BSc नहीं ले रहा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी इसे। ठीक है, तो चलिए इसकी सैलरी की इनकम हमें कंप्यूट करनी है। तो पहले इसकी बेसिक सैलरी कितनी थी, बेसिक सैलरी थी इसकी 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 11। तो निकाल लेते हैं 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये निकलती है 24,75,000, 24,75,000। ठीक, प्लस इसे DA कितना मिल रहा था 12% ऑफ द सैलरी, 12%। तो DA में इसका डायरेक्टली प्लस 12% कर देता हूँ, तो यहाँ पर आती है 27,72,000। ठीक है, 27,72,000 आ गई है इसकी सैलरी। अब इसमें इसने अपना कंट्रीब्यूशन करा तो वो तो इनकम नहीं बनेगी, बट इसके एम्प्लॉयर ने भी सेम कंट्रीब्यूशन करा, तो कितना कंट्रीब्यूशन करा तो 27,72,000 का 11% का 11%। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होगा यहाँ पर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 3,04,920। एंड ये कितने परसेंट था 11%। एंड डिडक्शन कितने परसेंट की मिलती है 12% तक की डिडक्शन मिलती है। तो यानी कि सारा का सारा आपको एग्जाम्प्ट हो गया यहाँ पर, इससे कुछ भी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। तो आपकी सैलरी आई 27,72,000। ठीक है, एंड यहाँ पर एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट करा 3,04,920, सेम एम्प्लॉय भी कर रहा है। एंड हमने एक प्रोविजन पढ़ा था कि अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एम्प्लॉय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा RPF के अंदर कंट्रीब्यूट करता है तो उस 2.5 लाख रुपीज से एक्सेस वाला जो अमाउंट है उसके परसेंट जो इंटरेस्ट होगा वो भी उसकी सैलरी इनकम बन जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे से टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 49,325। तो 49,325 का इंटरेस्ट इसे मिला कितने रुपए पे 3,04,920 इसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा, एंड इतना सेम इसने खुद ने कंट्रीब्यूट करा, तो इसे मिला 6,09,840 के कंट्रीब्यूशन पे। एंड इसका एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है तो 3,04,920 माइनस 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 तक का अलाउ है, तो इसका एक्सेस कंट्रीब्यूशन था 54,920। तो अब इससे हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकाल लीजिए इसका। तो इतना टोटल इंटरेस्ट मिला इतने कंट्रीब्यूशन पे, तो इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा तो 4,9325 प्लस डिवाइडेड बाय 6,09,840 मल्टीप्लाई बाय 54,920। तो यहाँ पर आपको निकलता आता है 4,442। तो 27,72,000 के अंदर इसे प्लस कर दीजिए 27,72,000 प्लस 4,442। तो ये यहाँ पर आपकी निकल कर आई 27,76,442। एंड इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दीजिए 50,000 की माइनस 50,000। तो यहाँ पर सैलरी इनकम निकल कर आएगी 27,26,442, 27,26,442। तो 7th आंसर ए। तो ये आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना था कि ये 2.5 लाख रुपए से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा एस सैलरी। एंड यहाँ पे आपने कंट्रीब्यूशन करा था 3,04,920 का, तो ये जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो आपका इंटरेस्ट निकलेगा तो वो आपको टैक्सेबल करना है सैलरी के अंदर। केवल यही एक नया पॉइंट था, बाकी सिंपल क्वेश्चन था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। Mrs. Kajal, the general manager of Messrs Gold Limited, was paid a salary of 4,50,000 per month. Okay. एंड यहाँ पर कोई भी डेट वगैरह नहीं बताई, तो पूरे महीने की पूरे साल की सैलरी है, तो 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 ये हो जाएगी इनकी सैलरी। द अबव सैलरी इंक्लूड्स नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स ऑफ 50,000 पर मंथ। ओके, तो इसके भी 2 पार्ट हैं, तो एक 4 लाख है एंड एक 50,000 है। तो ये मतलब नॉर्मल सैलरी है एंड ये नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स है। As per the terms of the employment, tax on non-monetary perquisite is to be borne by Messrs Gold Limited. तो ये जो इसका non-monetary perquisites के ऊपर टैक्स है वो इसका एम्प्लॉयर खुद से बियर करेगा। Messrs Kajal contribution towards PPF is 1,50,000. What would be the amount of the tax to be deducted by Messrs Gold Limited from the salary of Mrs. Kajal if she intimated Messrs Gold Limited to opt for the provision of section 115 BSc for AY 2022-23? ठीक है, तो अब ये 22-23 के लिए जिसने 115 अगर BSc को ऑप्ट कर दिया तो फिर यहाँ पर इसका TDS कितना डिडक्ट होगा। तो अब इस केस में इसे ये जो 1,50,000 रुपये ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये तो इसे डिडक्शन यहाँ पे मिलेगी नहीं क्योंकि 115 BSc को ऑप्ट कर दिया। तो इसकी सैलरी इनकम निकाल लेते हैं। तो 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12
इसकी सैलरी इनकम आई 54 लाख एंड इसे यहाँ पर कोई भी डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। 115 BSc को ऑप्ट कर लिया, तो अब इसके ऊपर इसका टैक्स निकाल देते हैं। तो टैक्स निकालना है हमें 115 BSc के हिसाब से। तो फर्स्ट 0 to 2.5 पे नील, फिर 2.5 to 5 पे एट द रेट ऑफ 5%, तो ये आता है हमारा 12,500। फिर 5 to 7.5 एट द रेट ऑफ 10%, तो ये आता है हमारा 25,000। फिर 7.5 to 10 एट द रेट ऑफ 15%, तो 2,50,000 का 15% 37,500। फिर 10 to 12.5, तो ये आता है आपका यहाँ पर 5, 10, 15, 20%, तो यहाँ पे 20% होगा 50,000। फिर 12.5 to 15, इस पे लगाना होता है 25%, तो 2.5 लाख पे 25%, तो आ गया हमारा 62,500। एंड बाकी बची हुई इनकम, तो 54 में से 15 लाख को माइनस कर दीजिए, तो बाकी बची 39 लाख की इनकम। 39 लाख की इनकम के ऊपर 30% का रेट, तो ये आता है आपका 11,70,000। 11,70,000। तो टोटल टैक्स कितना बना? 1170 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, ये आपका बनता है 1,35,700। सॉरी 13,57,500। ठीक है जी, तो ये टोटल टैक्स बना। एंड इनकम 54 लाख है, यानी कि 50 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो इस पर सरचार्ज भी लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, तो प्लस 10% का सरचार्ज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है 15,52,980। ठीक है, बट यहाँ पर जो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट है उसके ऊपर तो एम्प्लॉयर खुद से टैक्स पे कर रहा है, तो उस पर तो टीडीएस डिडक्ट करेगा नहीं। तो नॉन मॉनिटरी इनकम हमारी कितनी थी? नॉन मॉनिटरी इनकम थी 50,000 रुपीज़ पर मंथ, तो ये हमारी बनती है 6 लाख रुपीज़। तो अब ये जो 6 लाख रुपीज़ का टैक्स है वो यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगा, तो 15,52,980 का टैक्स निकल कर आता है ऑन द टोटल इनकम ऑफ 54 लाख। तो कितने इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट होगा? तो 54 लाख माइनस 6 लाख, यानी कि 48 लाख रुपीज़ के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। तो कितना बनेगा ये? 15,52,980 डिवाइडेड बाय 54 लाख मल्टीप्लाई बाय 48 लाख, तो ये निकलता है हमारा 13,80,427। 13,80,427, तो 8th का आंसर है ए। ठीक है, तो चलिए तीनों आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 6th का डी, 7th का ए एंड 8th का ए। 6th का डी, 7th का ए एंड 8th का ए। तो इसी के साथ हमारे सभी एमसीक्यू सॉल्व हो गए। तो चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? मिस्टर धनुष एंड इंडियन सिटीजन है ये, 35 ईयर्स के, एबीसी लिमिटेड के अंदर काम करते हैं मुंबई में। ही गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम XYZ INC USA ऑन 1 जून 2020। तो उन्हें यूएसए से एक ऑफर आ गया 1 जून 20 को, एंड उसके लिए ही लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 जुलाई 2020, यानी कि फर्स्ट टाइम गए हैं 31 जुलाई 20 में, यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 में फर्स्ट टाइम ये बाहर गए एंड ज्वाइन XYZ ऑन 8 अगस्त 2020। तो 31 जुलाई को ये फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर गए, उससे पहले ये हमेशा इंडिया के अंदर ही रहते थे। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 मिस्टर धनुष विजिटेड इंडिया फ्रॉम 25 मई 2021 टू 22 सितंबर 2021, यानी कि 25 मई 21 से लेकर 22 सितंबर 21, कितने दिन हुए ये? तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो 7 डेज मई के, तो 7 दिन मई, 30 दिन जून प्लस 31 डेज जुलाई, 31 डेज अगस्त एंड 22 डेज आपके सितंबर, तो ये टोटल डेज हो गए 121। तो जिस दिन जाता है एंड जिस दिन आता है वो दोनों दिन यहाँ पर आपके काउंट करे जाते हैं स्टे इन इंडिया। ठीक है, तो ये 121 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया के अंदर रहे। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उनकी यहाँ पर इनकम बता दी कि कौन कौन सी इनकम है। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर धनुष एंड कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर AY 22-23। तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं? तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज, तो 182 डेज से ज़्यादा या 182 डेज इंडिया के अंदर रहता है तो उसे बोलते हैं रेजिडेंट। बट अगर मान लीजिए कोई 182 डेज नहीं रहता तो सेकंड कंडीशन चेक करनी थी कि क्या ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डेज इंडिया के अंदर रहे थे, एंड साथ में चेक करना होता है कि क्या वो इन द 4 प्रेसिडेंट प्रीवियस ईयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 365 डेज इंडिया के अंदर रहे थे। तो बट कोई अगर इंडियन सिटीजन जॉब पर्पस से, एम्प्लॉयमेंट पर्पस से इंडिया के बाहर जाता है तो उसके ऊपर ये सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करी जाती है, उसे केवल देखा जाता है इफ हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज। अगर वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो बोला जाता है रेजिडेंट,
और सेकंड कंडीशन उनके ऊपर चेक नहीं करी जाती। बट सेकंड कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके चेक करा जाता है। किस केस में? कि अगर उनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज की इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है, तो इस केस में अगर उनका इस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यहाँ पर 60 डेज को काट कर दिया जाता है 120 डेज, कि वो 120 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर रहे। एंड इन द लास्ट 4 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर वो टोटल स्टे इन इंडिया उनका ग्रेटर देन और इक्वल टू 365 डेज था, तो उन्हें बोल दिया जाएगा रेजिडेंट। फिर उसके बाद वो आर ओ आ रहा है, आर एन ओ आ रहा है, उसके लिए अलग से चेक करा जाता है। तो यहाँ पर अगर उनकी ये कब चेक करा जाता है? केवल कि अगर उनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज की इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे मिस्टर धनुष ये फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं कि 120 दिन से ज़्यादा ये इंडिया के अंदर रहे थे। एंड सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये 2021 में फर्स्ट टाइम गए थे। बट ये कंडीशन कब चेक करेंगे कि इनकी अदर सोर्सेज, इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज की इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा थी या नहीं थी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो वो पहले निकाल लेते हैं कि इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज की इनकम कितनी थी। तो सैलरी फ्रॉम XYZ INC यूएसए रिसीव्ड इन यूएसए, तो ये वाली इनकम यहाँ पर हमें नहीं लेनी। फॉर कंप्यूटिंग इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज की इनकम। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो ये वाली इनकम हमें लेनी है 5,50,000। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन पंजाब, तो ये एग्जाम्प्ट इनकम होती है, तो ये भी हमें नहीं लेनी। रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इन लखनऊ 4 लाख। अब यहाँ पर ये 4 लाख आपको डायरेक्टली प्लस नहीं करना, यहाँ पे लिखा है रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, यानी कि ये आपका GAV है, ठीक है। तो GAV दे रखा है आपको यहाँ पर, इन्होंने कभी म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह नहीं दे रखे, तो इसलिए यही आपका NAV है। आपको इसमें 24A की 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेनी है पहले। तो 4 लाख माइनस 30% आपको निकल कर आता है 2,80,000। तो इनकी इनकम यहाँ पर HP की इनकम है 2,80,000 फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इन लखनऊ, तो ये आपको लेनी है फॉर कंप्यूटिंग अदर देन फॉरेन सोर्सेज की इनकम। प्रॉफिट फ्रॉम अ प्रोफेशन इन USA विच वॉज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड देयर, तो ये वाली इनकम भी आपको लेनी है फॉर कंप्यूटिंग 15 लाख रुपीज़ वाली इनकम। तो कौन कौन सी इनकम? 5,50,000 प्लस 2,80,000 प्लस 6 लाख, तो ये हमारी निकलती है 14,30,000 विच इज़ लेस देन 15 लाख। तो इस केस में हमें इनके ऊपर कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, इन्हें केवल 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी थी, वो ये सेटिस्फाई नहीं करते। तो इस केस में मिस्टर धनुष बन गए नॉन रेजिडेंट। तो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस आप लिख देना नॉन रेजिडेंट। एंड नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर? ओनली इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्री और अराइज और डीम्ड टू बी एक्री और अराइज इन इंडिया। तो कौन कौन सी इनकम है यहाँ पर? तो XYZ INC से जो सैलरी मिलती है USA के अंदर, वो यहाँ पर इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर। तो ये वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये इनकम डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन पंजाब, तो ये तो एग्जाम्प्ट इनकम होती है। रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लखनऊ, तो ये 2,80,000 इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोफेशन इन USA विच वॉज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड देयर, तो ये RNOR के केस में तो यहाँ पर आपकी इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है, बट NR के केस में नहीं होती। तो आपकी कौन सी इनकम केवल टैक्सेबल होंगी? तो 5,50,000 प्लस 2,80,000, 550 प्लस 2,80,000, तो ये आपकी 8,30,000 रुपीज़ की इनकम केवल इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी फॉर मिस्टर धनुष। एंड ये मिस्टर धनुष हमारे नॉन रेजिडेंट है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? चलिए आंसर आप देख लेना खुद से। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर रॉय owns a house in Kolkata during the previous year 21-22. 3/4 portion of the house was self occupied, तो हाउस है 3/4 ये जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है इनका। एंड 1/4 portion of the house was let out for residential purpose at a rent of 12,000 per month, 12,000 पर मंथ के रेंट पे इन्होंने दे रखा है। द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 28th of Feb, तो यहाँ पर इन्होंने 28th Feb को टेनेंट ने वैकेट कर दी प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी वाज वैकेंट ड्यूरिंग द March 22, एक महीने के लिए प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी वैकेंट रही है। रेंट फॉर द मंथ ऑफ Jan and Feb could not be realized in spite of the owner's effort, अब यहाँ पर जैन और फेब का जो रेंट था वो भी नहीं देके गया टेनेंट, और फेब के अंदर छोड़कर भी भाग गया, मतलब जैन फेब का रेंट भी नहीं देकर गया, फिर फेब के अंदर चला गया। तो एक महीने के लिए यहाँ पर आपकी ये वैकेंट रही थी प्रॉपर्टी। ऑल द कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 4 आर साटिस्फाइड, तो कौन कौन सी वो कंडीशन थी? रूल 4 के अंदर 4 कंडीशन बताई गई थी कि उसने ऑनर ने मतलब लेने की कोशिश करी होनी चाहिए, उसने कोई एक्शन लिया होना चाहिए, अब ये जो टेनेंट है वो उसकी किसी और प्रॉपर्टी के अंदर नहीं रहता होना चाहिए, एंड उसे वहाँ से निकाल दिया होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये 4 कंडीशन ये सेटिस्फाई कर दी गई है। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 4,50,000 पर मंथ, अभी जो प्रॉपर्टी की यहाँ पर इन्होंने म्यूनिसिपल वैल्यू दी है यानी कि फुल प्रॉपर्टी की। बट अब हमें यहाँ पर जब हम LOP की लेट आउट प्रॉपर्टी की अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी जब इनकम निकालेंगे तो केवल 1/4 हमारा ये लेट आउट है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू जब हम GAV कंप्यूट करेंगे तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें 1/4 की हमें लेनी होंगी। तो GAV किस टाइप से कंप्यूट करनी होती है? तो GAV होता है हमारा एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर, एंड एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? तो एक्सपेक्टेड रेंट होता है हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है हमारी? 4,50,000, 4,50,000 का 25% 1,12,500, तो म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,12,500। फेयर रेंट कितना है? 4,70,000 पर एनम।
470 मल्टीप्लाई बाय 25%, तो 1,17,500, 117,500। इन दोनों का हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट हमारा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%, 1,25,000। तो ये तो ज़्यादा ही है, तो इन दोनों का हायर कौन सा होगा हमारा 1,17,500। तो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया हमारा 1,17,500 एंड हमारा एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट है हमारा 12,000 पर मंथ फॉर 11 मंथ। तो कितना होगा 1,32,000, 1,32,000। तो इसमें आपका जीएवी होगा 1,32,000, तो जीएवी 1,32,000, बट इसमें आपका कुछ अनरियलाइज्ड रेंट भी है, कितना 2 महीने का 24,000 को आप उसे लेस कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका निकल कर आता है 132 माइनस 24, तो 1,08,000 का आपका जीएवी आ जाएगा। फिर इसमें से आपको म्यूनिसिपल टैक्स भी आपने पे करे हैं एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, एंड आपने लोन ले रखा है 30 लाख रुपीज़ का ड्यूरिंग द ईयर 12 लिया था 2012 फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन द लोन पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 1,51,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप पहले इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस को लेस कर दीजिए। तो आपने कितने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करें 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू, तो 4,50,000 का 10%, 45,000 का 25%, तो 11,250 ये आप म्यूनिसिपल वैल्यू को लेस कर दीजिए। तो 1,08,000 माइनस 11,250 ये आपकी आगे निकल कर NAV 96,750। फिर इसमें से 24A की डिडक्शन ले लेना माइनस 30%, तो आपकी निकल कर आएगी ये 67,725। एंड अब इसमें से 24B की डिडक्शन लेना, 24B की डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो आपने इंटरेस्ट पे करा है 1,51,000, इसका 25%, 1,51,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, तो 37,750 इतनी आपको 24B की डिडक्शन मिल जाएगी माइनस 67,725। तो आपकी इनकम निकल कर आएगी 29,975। ठीक है जी, तो ये आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी हो गई। एंड आपकी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, तो उसकी जीएवी NAV ये सब निल होता है एंड आपको 24A उसमें नहीं मिलता, केवल 24B मिलेगा। कितना, तो वो रेस्ट्रिक्ट होता है 2 लाख रुपीज़ तक, बट आपने यहाँ पे टोटली पे करा है 1,51,000 का 75%, तो 1,13,250। तो यहाँ पर आपका लॉस निकल कर आ जाएगा 1,13,250 एंड इन दोनों को आप सेट ऑफ कर देना माइनस 29,975। तो आपकी HP की टोटल इनकम निकल कर आएगी 83,275। ठीक है जी, तो एक बार मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या करा, पहले इन्होंने एनुअल वैल्यू इसकी निल ली 1,51,000 का 3/4 यानी 75%, 1,13,250 ये यहाँ से लॉस आ गया। 1/4 के केस में इन्होंने एक्सपेक्टेड रेंट कंप्यूट करा पहले 1,17,500 एंड यहाँ पर इन्होंने एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल 1,08,000 एंड कंपटीशन ऑफ जीवी इन्होंने 1,08,000 निकाल लिया। बट यहाँ पर आप वैसे भी कर सकते हैं कि आप 1,20,000 का जीएवी निकालिए, फिर उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट का यहाँ पे दे दीजिए, तो भी आपकी 1,08,000 ही आएगी जीएवी। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं। इस टाइप से अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल आएगा 1,08,000 एंड यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड रेंट आया था 1,17,500। तो आप यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि आप यहाँ पर 1,17,500 को यहाँ पर आप अपना जीएवी बना दें, नहीं, क्योंकि आपकी 1 महीने की वैकेंट रही थी। अगर वो वैकेंट नहीं रहती तो आपका यहाँ पे टोटल रेंट कितना होता 1,08,000 प्लस 12,000, तो आपका यहाँ पे टोटल रेंट होता 1,20,000। तो ड्यू टू वैकेंसी यहाँ पर आपका ये हायर आ रहा है, तो इस केस में आपको इसे ही जीएवी नहीं लेना, आपको रेदर इसे ही आपको अपना जीएवी बनाना है। ठीक है, अगर आप उस वाले पैटर्न से भी कर सकते हैं जो मैंने बताया था। ठीक है, तो ये जीएवी निकला हमारा 1,08,000 रुपीज़ का। अब इसमें 1/4 ऑफ द म्यूनिसिपल टैक्सेस जो आपने पे करे थे 11,250 वो लेस कर दीजिए, 30% ऑफ NAV डिडक्शन मिल जाएगी एंड आपने 1,51,000 का टोटल पे करा था, उसका 25% 24B की डिडक्शन ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका LOP के अंदर यहाँ पर HP की प्रॉफिट आ गया 29,975 एंड इन दोनों को अगर आप सेट ऑफ कर देंगे तो 83,275 का आपका लॉस हो गया HP के अंदर। ठीक है जी, एंड इन्होंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अल्टरनेटिवली जीएवी को 1,32,000 रुपीज़ लेकर अनरियलाइज्ड रेंट 24,000 लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बोथ आर एक्सेप्टेबल। आप इस वाले पैटर्न पर करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल पैटर्न है, क्योंकि रिटर्न के अंदर इसी टाइप से चलता है। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर रमेश आप प्रॉपर्टी डीलर, तो प्रॉपर्टी के डीलर आएंगे, इनका बिजनेस है प्रॉपर्टी में खरीद बेच करना। हैज़ डेवलप्ड एन इंडिपेंडेंट फ्लोर ऑफ 4 रेजिडेंशियल यूनिट्स। ही सोल्ड वन ऑफ इट्स रेजिडेंशियल यूनिट टू मिस्टर विकास हु इज द डीलर इन स्पेयर पार्ट्स फॉर ₹55 lakh ऑन 1st of June 2021. The agreement was, however, entered into on 1st of April 2021. Mr. Ramesh had received a down payment of 5 lakh by an account pay check from Mr. Vikas on the date of agreement. Mr. Ramesh sold 3 residential units to Mr. Raj, Ashok and Ashish for 60 lakh each on 1st of December 2021. All the units were transferred by the way of first time allotment. The stamp duty value of each residential unit on the various dates are, तो इन्होंने
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है। अब ये क्या पूछ रहा है, डिस्कस द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन इन द हैंड्स ऑफ ईच ऑफ देम, दैट इज रमेश, विकास, राज, अशोक, आशीष। तो सभी के हाथ में हमें टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं। तो रमेश तो प्रॉपर्टी डीलर है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद बेच कर रहा है तो वो तो उसकी पीजीबीपी की इनकम होगी, ठीक है। एंड पीजीबीपी की इनकम के लिए अब इसने प्रॉपर्टी को खरीद बेच करा, तो वहां पर हमने पढ़ा था सेक्शन 43 CA, जो हमें क्या बताता था कि यहाँ पर आपका जो आपको अपना सेल प्राइस लेना है, तो सेल प्राइस क्या लेना है, अगर आपके कंसिडरेशन और एसडीवी में डिफरेंस है, आपका कंसिडरेशन एसडीवी से कम है, तो उस केस में आपको एसडीवी को ही अपना सेल प्राइस लेना है। बट यहाँ पर कंडीशन है कि अगर मान लीजिए आपके एसडीवी आपकी 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा नहीं है, यानी कि एसडीवी इज विद इन द लिमिट ऑफ 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, देन यू कैन टेक कंसिडरेशन एक्चुअल कंसिडरेशन एज द सेल प्राइस आल्सो। एंड यहाँ पर एक और कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर आप सेल कर रहे हैं बिटवीन 12 नवंबर 2020 टू 30 जून 2021, तो इस केस में जो यहाँ पे डिफरेंस है ये 20% तक का भी हो सकता है। अगर फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट के बेसिस पे आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो ये आपका डिडक्शन आपका ये डिफरेंस 20% तक भी अलाउेबल है, ठीक है। तो टॉलरेंस रेंज 10% से बढ़ाकर 20% कर दी जाती है। तो यहाँ पर मिस्टर विकास को इन्होंने सेल करी 1 जून 2021 को, बट एग्रीमेंट हो गया था 1 अप्रैल 21 को, जब उसने एक डाउन पेमेंट दे दी थी 5 लाख रुपीज की इन अकाउंट पे चेक। तो हमने एक और चीज पढ़ी थी कि हमें एसडीवी लेनी होती है जिस दिन सेल होती है, बट यहाँ पर हम एग्रीमेंट की डेट की भी एसडीवी ले सकते हैं अगर एग्रीमेंट की डेट पर आपको फुल और पार्ट कंसिडरेशन मिल गया है बाय द वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, भीम, यूपीआई, ठीक है। अगर आपको इससे पेमेंट मिल जाती है तो यहाँ पर आप एग्रीमेंट की डेट का भी ले सकते हैं एसडीवी। तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए मिल गए थे बाय अकाउंट पे चेक ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, दैट इज 1 अप्रैल 21, तो आपको 1 अप्रैल 21 की एसडीवी यहाँ पर कंसिडर करनी है, दैट इज 65 लाख। आपको ये 1 जून की एसडीवी को कंसिडर मत करिए। तो आपने कितने में सेल करी है, सेल करी आपने 55 लाख रुपीज की, एसडीवी है 65 लाख रुपीज, तो 55 लाख का 120% कितना होता है, तो ये होता है 66 लाख। तो आपकी एसडीवी 120% से ज्यादा नहीं है, तो इस केस में आप ये 55 लाख रुपीज को ही अपना सेल प्राइस ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पीजीबीपी की इनकम के लिए सेल प्राइस बन जाएगा 55 लाख। एंड सेम यहाँ पर मिस्टर विकास को बेची थी ना इन्होंने, तो मिस्टर विकास के हैंड्स में यहाँ पर ये 56 to 10 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 56 to 10 भी क्या बोलता है इस वाली कंडीशन में कि अगर 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 तक आपको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट के बेसिस पर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, तो उस केस में आपको किस टाइप से चेक करना है कि आपका डिफरेंस कंसिडरेशन और एसडीवी का डिफरेंस 120% ऑफ द कंसिडरेशन से ज्यादा है एंड 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तभी आपका 56 to 10 एप्लीकेबल होता है। एंड यहाँ पर आपका डिफरेंस 20% ऑफ द कंसिडरेशन से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 20% ऑफ द कंसिडरेशन 55 into 20% तो आपका आता है 11 लाख रुपीज, बट आपका डिफरेंस है 10 लाख रुपीज का, तो ये ज्यादा नहीं है। तो इस केस में 56 to 10 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी एंड मिस्टर विकास के हाथ में कोई भी यहाँ पर इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी, ठीक है। बट अब यहाँ पर जो इन्होंने बाकी 3 रेजिडेंशियल सेल करी है वो करी है 1 दिसंबर 2021 को, एंड ये कब तक का था हमारा पीरियड, 30 जून 21। तो इनके लिए ये 20% वाला रिलैक्सेशन नहीं है, इन्हें 10% वाला रिलैक्सेशन ही देखना है। अब यहाँ पर इन्हें सेल करी गई है 1 दिसंबर को, एंड इन्होंने यहाँ पर कोई भी स्टेप से बात नहीं बताई कि एग्रीमेंट हुआ था उस दिन कुछ पेमेंट करी थी, तो यहाँ पे 1 दिसंबर की ही हमें एसडीवी लेनी है। एंड कितने में बेचा गया, ये 60 लाख रुपए ईच में बेचा गया, एंड एसडीवी है 70 लाख रुपए। तो अब ये 60 लाख का 110% तो ये होता है 66 लाख। तो एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन। सो इन दिस केस एसडीवी क्या होगी, आपकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी फॉर मिस्टर रमेश। एंड यहाँ पर जो बाकी 3 लोग हैं ये कौन कौन थे, मिस्टर राज, मिस्टर अशोक एंड मिस्टर आशीष। तो इन तीनों के हाथ में जो ये डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितना टैक्सेबल होगा, तो इनका डिफरेंस 10% से ज्यादा है, तो 10% होता है 6 लाख, बट इनका डिफरेंस है 10 लाख रुपीज का, तो 10 लाख और 50,000 विच एवर इज हायर, तो 10 लाख रुपीज इनके 56 to 10 इनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड मिस्टर रमेश के लिए सेल प्राइस क्या माना जाएगा, मिस्टर रमेश के लिए सेल प्राइस माना जाएगा 70 लाख रुपीज, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। Answer 11. Tax consequences in the hands of Mr. Ramesh. In the hands of Ramesh, the provision of 43 CA would be attracted. तो डायरेक्टली पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है ये। In respect of residential unit sold to Mr. Vikash. In case residential unit sold to Mr. Vikash at the down payment, ठीक है भाई, ठीक है, आगे का बताओ। The full value of consideration arising on the transfer of residential units, since the stamp duty value of 65 lakh on the date of agreement does not exceed 120% of the actual consideration and all the other conditions are satisfied. Business income will be computed in the hands of Mr. Ramesh taking the consideration of 55 lakh as the full value of consideration, ठीक है। तो इसके केस में 55 लाख रुपीज को आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना था जो आपने विकास को बेची थी,
बट जो आपने बाकी तीनों को बेचे इनके केस में 70 लाख रुपीज को आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है, ठीक है जी, क्योंकि ये 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन से एक्सीड कर रहा है। डेट्स को यहाँ पर आपको याद रखना है 12 नवंबर 20 से 30 जून 21, इस पीरियड के बीच में आपको 20% का बेनिफिट मिलता है। इस पीरियड के बाहर कभी भी है तो आपको केवल 10% का ही बेनिफिट मिलता है, ठीक है। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर विकास, तो मिस्टर विकास के लिए यहाँ पर कोई भी 56 to 10 की इनकम नहीं आएगी। नो इनकम वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर विकास अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है जी। चलिए, एंड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राज, मिस्टर अशोक, मिस्टर आशीष, तो इन केस 10 लाख वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राज, मिस्टर अशोक एंड मिस्टर आशीष ईच अंडर द हेड ऑफ IFOS, ठीक है। तो ये डिटेल में आप एक बार खुद से रीड कर लेना, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया क्या कंसेप्ट था। चलिए, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर कबीर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एजेड 45 ईयर्स के, तो नॉर्मल इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन नहीं है। फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम एंड अदर डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22, तो इन्होंने अपनी ये सारी डिटेल्स दी हैं। क्या पूछ रहा है? कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कबीर फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड अमाउंट ऑफ लॉस इफ एनी दैट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इफ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 BSc। तो अभी 115 BSc को ऑप्ट नहीं कर रहे, तो अब इनके यहाँ पर हमें निकालनी है इनकम, इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। अब यहाँ पे इनका फर्स्ट है इनकम फ्रॉम टी बिजनेस। अब टी के केस में आपको याद आना चाहिए, हमने रूल पढ़े थे 7A 7B 8, तो वहाँ पे टी के केस में क्या बताया गया था कि आपकी 60% इनकम तो होगी एग्री इनकम एंड 40% होगी आपकी बिजनेस इनकम। तो अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है टी बिजनेस, तो हम इसे यहाँ पर ये 5 लाख को हमें यहाँ पर करना होगा 60% एंड 40%, एंड जो एग्री इनकम होगी वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एंड जो 40% की हमारी इनकम है वो हमारी बिजनेस इनकम होगी। तो 5 लाख का 40% 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर आपकी 2 लाख रुपीज़ है बिजनेस की इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर आप किस टाइप से निकालेंगे? तो आपकी इनकम है टी बिजनेस में 2 लाख रुपीज़, आपका लॉसेस है शुगर बिजनेस में, तो आप इसे इसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपके बिजनेस के अंदर लॉस आ गए 2 लाख रुपीज़ के, ठीक है। डिविडेंड मिला फ्रॉम इंडियन कंपनी 1 लाख, तो ये आपका IFRS के अंदर चला जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम ये एग्जेम्प्ट इनकम होती है। सैलरी रिसीव्ड एज पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म से आपको जो कुछ भी मिलता है, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या जो कुछ भी आपको मिलता है, तो वो सारा आपका बिजनेस इनकम होती है। तो ये 4,50,000 यहाँ पर आपकी बच जाएगी इनकम। तो 2 लाख रुपीज़ का पहले लॉस था, अब ये 4,50,000 की आपकी इनकम आ गई यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये PGBP के अंदर चली गई। NAV ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर याद रखना है वर्ड NAV दे रखा है, तो यानी कि अभी इसमें 30% की डिडक्शन 24A की देनी बाकी है। तो 4,20,000 माइनस 30%, 420 माइनस 30%, तो हमारा निकल कर आता है 2,94,000। तो ये आपकी HP की इनकम हो गई। लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, ये बेकार का लॉस होता है, इसे ना सेट ऑफ कर सकते ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते। STCG ऑन सेल ऑफ लैंड, तो ये आपकी कैपिटल गेन की इनकम हो गई 75,000। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स लिस्टेड इन द BSE, तो लिस्टेड शेयर्स है, शेयर्स वर हेल्ड फॉर 15 मंथ्स एंड STT पेड ऑन सेल एंड एक्विजिशन, तो ये आपके लिस्टेड शेयर्स हैं एंड आपने 15 मंथ के लिए होल्ड करे थे। तो लिस्टेड शेयर्स के केस में अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग ग्रेटर देन 12 मंथ होता है तो ये लॉन्ग टर्म बन जाते हैं, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था जब हमने अपना RTP मई 2023 वाला डिस्कस करा था कि अगर मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। वेयर एज अगर मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सेट ऑफ हो सकते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई की मदद कर देगा लेकिन छोटा भाई बड़े भाई की मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो 3 लाख रुपए आपके यहाँ पे भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। अभी आगे देखते हैं कोई और इनकम आती है अगर LTCG की तो सेट ऑफ कर देंगे, अदरवाइज ये कैरी फॉरवर्ड होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, ठीक है, तो ये आपको 80C में मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस 115 BSE तो ऑप्ट नहीं कर रहा ना, ये नहीं कर रहा, तो आपको 80C मिल जाएगा। बैंक इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ग्रॉस, तो ये आपका IFOS के अंदर चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक ये भी IFOS के अंदर चला जाएगा। तो ये आपकी मैंने सारी इनकम आपके यहाँ पे कर दी। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस फ्रॉम शुगर बिजनेस, तो आपके जो लॉसेज हैं तो उन्हें यहाँ पर आप ले सकते हैं इनका। तो यहाँ पर आपकी बिजनेस की इनकम 2 लाख रुपीज़ थी, माइनस 2 लाख थी, फिर 4,50,000 आपका ऐड कर दिया गया तो 2,50,000 आ रहा था। अब इसमें से 1 लाख रुपये घटा दीजिए तो आपके बिजनेस की इनकम बचती है 1,50,000। और नेक्स्ट क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब आपके कैपिटल लॉस है तो आपके पास कैपिटल गेन है 75,000 का, इसमें से 45,000 का कैपिटल लॉस निकाल दीजिए तो कैपिटल गेन की इनकम बचेगी 30,000। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, तो यहाँ पर आपका HP के अंदर प्रॉफिट आ रहा है इस साल 2,94,000, तो इसे यहाँ पे खत्म कर दीजिए 2,94,000 को। तो 6,000 आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेना, 2,94,000 यहाँ पे खत्म हो गया, HP आपका 0 हो गया इस साल के लिए। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज, तो मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज के जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं वो केवल आप अगर आपको कोई इनकम होती है इन फ्यूचर फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज तो उसी के परसेंट आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर रही है। तो अब यहाँ पर आपका क्या निकल कर आया, आपकी बिजनेस की इनकम आ गई 1,50,000 एंड आपकी IFRS में 1 लाख किया आया
एंड आपका 80,000 55,000 यहाँ पर आया था, 13,000 यहाँ पर आया था, एंड ये आपका नॉर्मल सिटीजन है तो यहाँ पर आपको 80 TTA भी मिल जाएगा, 10,000 रुपीज़ की डिडक्शन आप उसके भी क्लेम कर लेना यहाँ पे, ठीक है, 80 TTA तो 10,000 आप वो क्लेम कर लेना। तो यहाँ पर आपकी PGBP 150, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये आपका कुछ नहीं हुआ तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, एंड बाकी 80,000 रुपीज़ की 80 CB डिडक्शन ले लेना, 80 TTA ले लेना 10,000 रुपीज़ का, एंड इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक बार इसका आंसर भी डिस्कस कर देता हूँ चलो आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसके अंदर आने भी दे रखी थी, इसमें से 30% निकाल दिया 294, एंड जो 3 लाख रुपए इसका लॉस था पिछले साल का वो यहाँ पे हमने सेट ऑफ कर दिया, तो HP 0 हो गया। PGBP में 2 लाख रुपए थी, ये 40% 4,50,000 रुपीज़ का वहाँ से वो मिला था इन्हें रिम्यूनरेशन, 650 आया था टोटल लॉस फ्रॉम शुगर बिजनेस, एंड पिछले साल का शुगर बिजनेस का लॉस, तो ये 150 यहाँ पे PGBP की इनकम निकली आई। 75,000 का STCG हुआ था, 45,000 का पिछला कैरी फॉरवर्ड हो रखा था, तो यहाँ पे 30,000 निकल आया है। ये डिविडेंड फ्रॉम ये यहाँ पर आपका बन जाएगा IFRS, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है, बिजनेस इनकम ये बैंक इंटरेस्ट की इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये आपका 13,000 55,000 ये 168 हो गया। 80,000 80 में ले लीजिए, 80 TTA ले लेना 10,000 रुपीज़ का, तो ये आपका 258 रुपीज़ का आ गया आपका टोटल इनकम। क्या क्या कैरी फॉरवर्ड करना है, तो 6,000 रुपये के HP के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, 3 लाख रुपये के जो आपके LTC अलाउंस कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, लॉस ऑफ मेंटेनेंस रिसोर्सेज 60,000 इसे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। तो क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इसे देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन। मिस्टर कमल हैविंग बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर आइटम्स एंड अदर प्रोडक्ट गिवन द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022। तब इन्होंने अपना ट्रेडिंग एंड P&L दे रखा है पूरा, पढ़ेंगे इसे बाद में। फॉलोइंग आर द फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो इनकम टैक्स रिफंड मिला इन्हें 45, इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूड्स 4,570 ऑफ द इंटरेस्ट अलाउड देयर ऑन। तो इनकम टैक्स रिफंड को इन्होंने यहाँ इनकम में डाला हुआ है, तो ये यहाँ से लेस करना होगा हमें, एंड ये जो केवल इसका इंटरेस्ट पोर्शन है ये IFRS के अंदर टैक्स होगा, ठीक है। तो ये बिजनेस इनकम में डाला हुआ है क्योंकि हम PGBP की इनकम निकालेंगे तो उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे, तो ये इन्होंने यहाँ से इसे लेस कर देना जब PGBP की इनकम निकालते टाइम पर, एंड IFRS के अंदर केवल इंटरेस्ट वाले पोर्शन को टैक्स कर देगा। बोनस टू स्टाफ इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 7,500 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 2021, यानी कि पिछले साल का बोनस था जो कि पे करा गया है दिसंबर 21 में, तो इस साल पे कर रहे हैं तो ये पेमेंट बेसिस पे आपको अलाउ होता है, तो ये इस साल में आप अलाउ कर देना 7,500। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 2,500 पेड टू एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द सूवेनियर इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। अब ये इन्होंने अकाउंट पे चेक से पॉलिटिकल पार्टी के सूवेनियर के अंदर एडवर्टीजमेंट दिया है, एंड हमारा SSC कौन है यहाँ पे, मिस्टर कमल, तो एक इंडिविजुअल एसएस किया। तो हमने 2 सेक्शन पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था 80 GGB एंड एक हमने पढ़ा था 80 GGC, ठीक है जी। तो 80 GGB कैसे मिलता है, तो ये मिलता है कंपनीज के केसेस में, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज को कोई खर्चा वगैरह करते हैं उनके लिए, एंड 80 GGC मिलता है अगर कोई डोनेशन वगैरह देते हैं अदर देन कंपनीज, एंड यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होते हैं इन द सूवेनियर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो ये कंपनीज के केस में तो यहाँ पर इसे डोनेशन माना जाता है, तो 80 GGB में तो इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, बट अदर देन कंपनीज किसी और SSC के केस में इसे डोनेशन नहीं माना जाता, तो 80 GGC के अंदर आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड ये आपका खर्चा भी अलाउ नहीं होगा एज पर द PGBP, तो आपको PGBP में से इसे लेस करना है, एंड आपको इसकी कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। मिसलेनियस एक्सपेंस इंक्लूड अमाउंट ऑफ 15,000 पेड टू द पेनल्टी फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिलीवरी कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने कोई डिलीवरी कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करा ऑफ द सेल फॉर रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल, तो उसके लिए आपने 15,000 रुपीज़ की पेनल्टी पे करी। यहाँ पर आपको पेनल्टी अलाउ नहीं होती, अगर आपने पेनल्टी होती है कोई आपकी कि आपने कोई लॉ का वायलेशन करा, बट यहाँ पर आपने कोई लॉ को वायलेट नहीं करा, आपने यहाँ पर आपके नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिलीवरी कंडीशंस हो गया, यानी कि आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो रहा है, तो इस केस में जो आपने पेनल्टी पे करी आपका अलाउेबल एक्सपेंडिचर है। अमाउंट ऑफ 1 लाख पे टू पॉलिटिकल पार्टी बाय चेक, तो ये पॉलिटिकल पार्टी को आप जो भी खर्चा देते हैं, जो भी मतलब आप खर्चा करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन वगैरह देते हैं, तो वो यहाँ पर आपका अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं होता फॉर PGBP, बट आप इसकी 80 GGC के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। GST डिमांड पेड इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 5,300 चार्ज एज द पेनल्टी, तो आपने पेनल्टी पे करी यानी कि इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, तो ये आपको अलाउ नहीं होगी वाइल कंप्यूटिंग PGBP फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एंड 12,750 टुवर्ड्स इंटरेस्ट फॉर डिले इन डिपॉजिट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा, बट ये आपको GST का जो पेनल्टी पे कर रहे हैं आप, पेनल्टी कोई अलाउ नहीं होती अगर कोई भी इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ की पेनल्टी होती है तो। मिस्टर कमल हैड परचेस्ड अ वेयर हाउस बिल्डिंग ऑफ 20 लाख इन रूरल एरिया फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ओके।
दिस वाज मेड अवेलेबल टू यूज फ्रॉम द 15th ऑफ जुलाई 2021। तो हमने 35 एडी के अंदर पढ़ा था कि अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने का बिजनेस करते हैं तो वो 35 एडी के अंदर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, एंड इसमें आपके जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपका 100% फुली अलाउ हो जाते हैं। तो आपने 20 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी तो आपको 20 लाख रुपए आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 35 एडी। इनकम फ्रॉम दिस एक्टिविटीज क्रेडिटेड इन द P&L अकाउंट अंडर द हेड वेयर हाउसिंग चार्जेस। तो वेयर हाउसिंग चार्जेस आपके यहाँ पे P&L के अंदर क्रेडिट हो रखे हैं, तो आपको यहाँ से लेस करने होंगे, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस की इनकम एंड स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम अलग अलग कंप्यूट करनी होती है। तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग चार्जेस के एक्सपेंडिचर यहाँ से लेस कर देना, एंड हम इसे स्पेसिफाइड बिजनेस के जब निकालेंगे इनकम तो उसके अंदर इसे लेंगे, हम इसे कंसिडर करेंगे व्हाइल वी विल कंप्यूट इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस। डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट वर्क्स आउट एट 65,000। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल के दे देना उन्होंने 65,000। तो जो भी आपका P&L के अंदर डेप्रिसिएशन आ रहा हो उसे एड बैक कर देना, 65,000 को लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन द लोन्स इंक्लूडेड एट अमाउंट ऑफ 80,000 पेड टू मिस्टर एक्स अ रेजिडेंट ऑन विच टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड। ओहो, सेक्शन 40A ठीक है। तो 40A क्या बताता है कि अगर आप रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट करते हैं जिसके ऊपर TDS डिडक्ट करना होता है बट आप TDS डिडक्ट नहीं करते तो वो 30% आपका डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है, तो 30% आपका यहाँ पे डिसअलाउ कर दिया जाएगा। कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कमल फॉर द असेसमेंट 22-23 इन अ मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। ये वर्ड आपको स्पेशली याद रखना है, इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। इसने यहाँ पे अलग से नहीं बताया कि 115 BSc को ऑप्ट कर रहा है नहीं कर रहा, इसने लिख दिया मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में बताओ। तो ये आपका क्लाइंट आपके पास आ गया, बोला कि भाई साहब बताओ किस तरीके से मैं अपना टैक्स बचाऊं, तो आपको यहाँ पर 115 BSc को चेक करना होगा खुद से कि कौन सा मैनर मोस्ट बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए नाउ कम टू सॉल्यूशन। एक बार सॉल्यूशन मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, तो नेट प्रॉफिट एज पर द P&L अकाउंट, तो वो वहाँ पे हमें दे रखा था, ये P&L अकाउंट पे आ जाइए एक बार इसके। तो 50,85,000 हमने यहाँ से स्टार्ट करा 50,85,000। तो आपका जो इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिट हो रखा था P&L अकाउंट के अंदर, तो आपके इनकम के अंदर इनकम टैक्स रिफंड की इनकम आ रही थी, तो वो इनकम टैक्स रिफंड आपका PGBP की इनकम नहीं है, तो उसे यहाँ से लेस कर दीजिए, एंड उसकी जो इंटरेस्टिंग इनकम है उसे हम IFRS के अंदर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 30,000 लेस कर दिया। वहाँ पे वेयर हाउसिंग चार्जेस की इनकम आ रही थी, तो वेयर हाउसिंग चार्जेस की इनकम भी नॉर्मल बिजनेस की इनकम निकालते टाइम पर आप लेस कर दीजिए। जब हम स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम निकालेंगे तब हम उसे कंसिडर करेंगे। इनकम फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस वेयर हाउसिंग चार्जेस, तो इसे यहाँ पे लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका। नाउ ऐड ऑल एक्सपेंसेस जो कि एडमिसिबल नहीं है, तो जो भी खर्चे एडमिसिबल नहीं है उन्हें वापस से ऐड बैक कर दीजिए। तो जो आपने एडवर्टीजमेंट करा सोविनियर पॉलिटिकल पार्टी में, तो ये खर्चा आपको अलाउ नहीं होता, तो इसे यहाँ पे ऐड बैक कर दीजिए। आपने पॉलिटिकल पार्टी को जो पेमेंट करी है 1 लाख रुपए की, तो वह यहाँ पर आपको अलाउ नहीं होगी, बट आप उसकी 80 GGC के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं, ऐड बैक कर दीजिए। पेनल्टी लेवी करेगी GST के अंदर, तो जो पेनल्टी लगी फॉर द इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, तो वो यहाँ पर आपको अलाउ नहीं होगा खर्चा, उसे ऐड बैक कर दीजिए। डेप्रिसिएशन एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट ऐड बैक कर दीजिए, एंड जो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन है उसे आप यहाँ पे लेस कर देना। डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, उसे लेस कर दीजिए। एंड जो आपने इंटरेस्ट पे करा था जिसके ऊपर आपने TDS नहीं काटा था, तो 80,000 रुपये का इंटरेस्ट था, तो उसका 30% यानी कि 24,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर खर्चा अलाउ नहीं होगा, तो इसे भी ऐड बैक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी इनकम निकल कर आ गई अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम। अब स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए आपकी इनकम कितनी थी, वेयर हाउसिंग चार्जेस 22,50,000, एंड आपने वहाँ पर एक बिल्डिंग परचेज करी थी 20 लाख रुपीज़ की, तो 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी, तो ये आपकी स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम आ गई 2,50,000। तो आपकी PGBP टोटल निकल कर आ गया। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो आपको इनकम टैक्स के रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट था, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी, एंड आपकी GTI 80 GGC, तो 1 लाख रुपए वो ले लीजिए, तो आपकी टोटल इनकम निकल कर आ गया यहाँ पे 31,33,620 रुपीज़। ठीक है, एंड यहाँ पर पॉइंट टू कंसिडर कि हमने यहाँ पे 35 AD की डिडक्शन क्लेम करी है, एंड हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी 10AA की डिडक्शन क्लेम करता है, या फिर चैप्टर 6A की हेडिंग C की डिडक्शन क्लेम करता है, या फिर 35 AD की डिडक्शन क्लेम करता है, तो उसके केस में हमें एक एक्स्ट्रा प्रोविजन से अप्लाई होते हैं AMT। तो हमें उसमें देखना होता है कि उसका AMT, तो मतलब हमें AMT किस टाइप से निकालना होता है, तो हमें इसकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी होती है। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है कि जो नॉर्मल प्रोविजंस की इनकम होती है उसमें हमें एड बैक कर देना है कि जिस डिडक्शन की वजह से AMT के प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, इस केस में 35 AD। तो ये नॉर्मल प्रोविजंस की इनकम में हम ऐड कर देंगे 20 लाख रुपीज़, एंड अब यहाँ पे 35 AD में जो डिडक्शन है वो तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, बट हम इसमें से लेस करेंगे क्या कि जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अलाउएबल था। अगर 35 AD ना लेता तो उसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो मिलता ना, तो हम उसका डेप्रिसिएशन अलाउएबल यहाँ पे लेस कर देंगे। तो 31,33,620 प्लस 20 लाख माइनस 2 लाख, तो अगर ये 20 लाख रुपीज से ज़्यादा का होता है तो AMT के प्रोविजन से अप्लाई हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम एडजस्टेड टोटल इनकम। फिर इस एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर 18.5% के हिसाब से हम टैक्स कंप्यूट करते हैं। फिर हम देखते हैं नॉर्मल प्रोविजन के अंदर टैक्स ज़्यादा है या AMT के अंदर टैक्स ज़्यादा है। अगर AMT के अंदर टैक्स ज़्यादा होता है तो विच एवर इज हायर, मतलब नॉर्मल प्रोविजन या AMT, तो विच एवर इज हायर हम वो टैक्स हमें यहाँ पे पे करना होता है। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपकी टोटल इनकम निकल कर आई 31,33,620। पहले इसके ऊपर आप अपने नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकाल लीजिए।
तो 31,33,620 पे वही आपके स्लैब रेट्स अप टू 2 लाख डिल, 2.5 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख एंड अबव 30%। एंड उसके ऊपर क्योंकि ये इनकम आपकी 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं थी, तो इस केस में यहाँ पर आपको कोई भी सरचार्ज वगैरह नहीं लगेगा, डायरेक्टली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस करके तो ये आपके आगे यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी एज पर द नॉर्मल प्रोविजन 7,82,690। अब आपको AMT निकालना है। AMT के लिए आपकी नॉर्मल प्रोविजन की इनकम, उसमें आपने जिस खर्चे की वजह से, जिस डिडक्शन की वजह से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो रहा है, तो 35AD, तो 35AD 20 लाख यहाँ पे ऐड बैक कर दीजिए। एंड अगर 35AD ना लेते तो डेप्रिसिएशन कितना अलाउेबल होता है इन द नॉर्मल बिजनेस इनकम, तो 2 लाख रुपीज़ 10% के रेट से आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन अलाउेबल होता है, तो 18 लाख रुपीज़ का आप ऐड बैक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल कर आ दिया 49,33,620। ये भी आपकी 50 लाख रुपीज़ से कम है, तो इसके ऊपर भी आपको कोई सरचार्ज नहीं आएगा। इसके ऊपर डायरेक्टली आप 18.5% का AMT लगा दीजिए, तो ये आ गया आपका। इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो 9,49,230 रुपीज़। तो इन दोनों का विचेवर इज हायर, तो आपको पे करना है अभी तक तो 9,49,230 रुपीज़। तो अगर वो हमसे क्वेश्चन के अंदर बोल देता कि आपको 115 BSc नहीं लेना, तो इस केस में तो हम यहाँ पे बोल देते कि इतना टैक्स लायबिलिटी बनेगी, इतना टैक्स पे करना है। बट अभी उसने बोला है कि हमें मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में निकालना है, तो इस केस में हमें यहाँ पर एक बार निकालना होगा 115 BSc के हिसाब से भी। 115 BSc की इनकम के लिए हमें क्या क्या करना होगा। 115 BSc में हमें कोई भी 6A की डिडक्शन नहीं मिलती, तो हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए की डिडक्शन लिया अंडर सेक्शन 80 GGC, तो वो यहाँ पर हम एड बैक कर देंगे अपनी नॉर्मल प्रोविजंस की इनकम के अंदर। तो हमारी नॉर्मल प्रोविजंस की इनकम थी 31,33,620, उसके अंदर 1 लाख रुपए की 80 GGC ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर आती है 32,33,620। उसमें वापस से ऐड करिए 35AD की डिडक्शन भी अलाउ नहीं होती 115 BSc में, तो वो ऐड कर दीजिए। बट आपको डेप्रिसिएशन नॉर्मल वाला डेप्रिसिएशन अलाउ जाता है, तो वो लेस कर दीजिए, तो 18 लाख रुपीज़ यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी इनकम निकल कर आती है 50,33,620। तो अब ये 50 लाख से लिटिल बिट हायर है। पहली बात तो 50 लाख से हायर है तो सरचार्ज लगेगा 10% का, एंड 50 लाख से लिटिल बिट ही हायर है, तो इस केस में हमें मार्जिनल रिलीफ भी एक बार चेक करना होगा कि क्या मार्जिनल रिलीफ भी यहाँ पे मिल सकता है हमें। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर टैक्स निकालिए 50,33,000 पे, तो अप टू 2.5 लाख निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 10%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 15%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 20%। तो जो पूरा स्लैब होता है उसके हिसाब से निकाल लीजिए। 15 लाख एंड रिमेनिंग पे 30%। तो आपकी यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ गई 12,47,586। इसके ऊपर सरचार्ज ऐड कर दीजिए एट द रेट ऑफ 10%, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई आफ्टर एडिंग सरचार्ज 13,72,345। अब आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करना है। मार्जिनल रिलीफ कैसे चेक करना होता है कि अगर आपकी इनकम विदाउट सरचार्ज यानी कि 50 लाख रुपए होती है, 50 लाख रुपए तक की इनकम पे आपका सरचार्ज नहीं लगता, तो अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक होती तो आपका टैक्स कितना होता, एंड आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो आपके ऊपर अभी टैक्स कितना लग रहा है 13,72,345। तो कहीं ये जो आपका इंक्रीमेंट इन टैक्स है वो कहीं आपका इंक्रीमेंट इन इनकम से ज्यादा तो नहीं है। आपकी इनकम तो बड़ी 50 लाख से ऊपर केवल 33,620, आपका टैक्स के 33,620 रुपए से ज्यादा का तो नहीं बढ़ गया। अगर इससे ज्यादा का बढ़ गया तो आपको जो यहाँ पर एडिशनल आपको टैक्स देना पड़ेगा ड्यू टू सरचार्ज, वो आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, बाकी आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो आपको 50 लाख रुपीज के ऊपर अपनी इनकम 50 लाख रुपीज की इनकम के ऊपर आपको अपना टैक्स निकालना है, तो वो कितना बैठेगा आपका, तो यहाँ तक तो सेम ही आएगा। इसके बाद बस यहाँ पे आप 50 लाख माइनस 15 लाख कर दीजिए, तो ये 35 लाख के ऊपर 30%, तो आपका आता है 50 लाख माइनस 15 लाख, इसका 30%, तो ये आता है 10,50,000 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, ये आपका निकल कर आता है 12,37,500। ठीक है, तो आपको 50 लाख की इनकम पे देना होता है 12,37,500, एंड अभी आपको देना पड़ रहा है 13,72,345। तो कितना आपका इंक्रीज हो गया टैक्स के अंदर, तो टैक्स के अंदर आपका इंक्रीज हो गया 1,34,845, वेयर एज आपकी इनकम कितने से बढ़ी है केवल 33,626। ये जो बाकी का डिफरेंस है तो इसमें माइनस कर दीजिए 33,620, तो ये हो गया 1,01,225, तो ये आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। आपको केवल सरचार्ज की वजह से इतना टैक्स और देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका इतना टैक्स बना था, इसमें मार्जिनल रिलीफ ही लेस कर दीजिए, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है। इसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी निकल कर आ गई। अब आपको चेक करना है कि आपको कौन सी वाली कौन से वाले रिजीम के अंदर जाना है। तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से अब जो आपको 115 BSc होता है उसके ऊपर आपका AMT भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ओल्ड रिजीम में तो आपको AMT पे टैक्स देना पड़ेगा 9,49,000 रुपीज का, बट न्यू रिजीम के अंदर आपको 13,21,000 रुपीज का टैक्स देना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर अपने एसएससी को बताएंगे कि भैया आप ओल्ड रिजीम के अंदर चले जाइए, वहाँ पे आपको 9,43,000 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा आंसर हो गया खत्म। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14।
स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ग्रांट अ लीज ऑफ कोल माइन टू एबीसी कंपनी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी ऑन 1 October 2021 एंड चार्ज 8 करोड़ फॉर द लीज। तो यहाँ पर अब कोल माइन की लीज दी जा रही है। तो कोल माइन की लीज देने के टाइम पर आपके माइंड के अंदर हिट होना चाहिए टीसीएस। टीसीएस कहाँ लगता है? सेक्शन 206C(1)(c). ये हमें क्या बताता है सेक्शन? ये सेक्शन बताता है कि अगर कोई भी यहाँ पर लीज या लाइसेंस दिया जाता है फॉर पीटीएम, पी फॉर पार्किंग लॉट, टी फॉर टोल प्लाजा एंड एम फॉर माइन और क्वेरी, तो इस केस में एट द रेट ऑफ 2% जो आप अपनी लीज कलेक्ट करेंगे, लीज के साथ यहाँ पर आपको 2% का टैक्स भी कलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लीज दिया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को अपनी लीज अमाउंट के साथ 2% का टैक्स भी कलेक्ट करना होगा ऑन दी 8 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर 2061C के प्रोविजन से अप्लाई हो गए। एबीसी कंपनी लिमिटेड सोल्ड कोल फॉर 2 करोड़ टू महापावर। अब एबीसी लिमिटेड ने क्या करा, ये कोल को सेल कर रहा है महापावर को। अब यहाँ पर आपको सेल के केस में कौन सा सेक्शन याद आना चाहिए? 206C(1). 206C(1) क्या बताता था कि अगर आप कोई सेल करते हैं ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स, कौन कौन से गुड्स, वहाँ पर कुछ गुड्स बताते लाइक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स, टिम्बर प्रोडक्ट एंड स्क्रैप एंड मिनरल्स बिंग कोल, इग्नाइट और आयरन ओर। तो वहाँ पे कोल भी कवर था मिनरल्स के अंदर। तो इस टाइप में अगर आप कोई कोल की सेल करते हैं, कोई मिनरल की सेल करते हैं, तो उसमें सेलर को 1% का टैक्स कलेक्ट करना होता, टीसीएस कलेक्ट करना होता था। तो इसने 2 करोड़ रुपए का कोल सेल करा महापावर लिमिटेड को, अनदर इंडियन कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। महापावर लिमिटेड फर्निश अ डिक्लेरेशन टू एबीसी कंपनी लिमिटेड दैट द कोल इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर। अब यहाँ पर आपके माइंड के अंदर लिखा होना चाहिए सेक्शन 206C(1)(a). अब ये 206C(1)(a) क्या बोलता था कि अगर मान लीजिए कोई भी गुड्स जो 206C(1) के हिसाब से उनके ऊपर टैक्स कलेक्ट होना है, बट यहाँ पर बायर एक डिक्लेरेशन फर्निश कर देता है अंडर सेक्शन 206C(1)(a) कि मैं जो आपसे गुड्स परचेस कर रहा हूँ इसे मैं एज इट इज ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करूंगा, रादर मैं इनसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करूंगा या मैं इनसे पावर जनरेशन करूंगा। तो उस केस के अंदर क्या होता था, यहाँ पर उस केस में यहाँ पर सेलर को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे महापावर ने डिक्लेरेशन दे दी कि वो इसे यूज नहीं करेगा, तो इसके ऊपर यहाँ पर अब सेलर को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना होगा। द टर्नओवर ऑफ द एबीसी कंपनी लिमिटेड एंड महापावर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-21, यानी कि प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर इनके 11 करोड़ रुपीस की टर्नओवर एंड 12 करोड़ रुपीस की टर्नओवर रेस्पेक्टिवली थी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन्हें लीज दी उसके ऊपर 206C(1)(c) लग जाएगा, 6C(1)(c) एंड इस पे एट द रेट ऑफ 2% ऑन 8 करोड़ रुपीज इसे टीसीएस कलेक्ट करना होगा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को। ठीक है, 206C(1) लगता कोल की सेल के ऊपर, बट अब वो नहीं लग रहा ड्यू टू 206C(1)(a) एंड 206C(1)(h) एक अलग सेक्शन होता है, वो बोलता है कि अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा की सेल करी किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को एंड सेलर की टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी, तो यहाँ पर 50 लाख से ऊपर वाला जो 50 लाख से एक्सेस वाला अमाउंट है उसके ऊपर 0.1% का टैक्स कलेक्ट करना होता है। एंड इसने यहाँ पे सेल करी है 2 करोड़ रुपीज की, बट 206C(1)(h) किस कौन से गुड्स के ऊपर नहीं लगता? वो नहीं लगता जो गुड्स कवर होते हैं अंडर सेक्शन 206C(1), 206C(1)(c), 206C(1)(f) और 206C(1)(g), यानी कि अगर वो किसी और सेक्शन के अंदर कवर हो जाते हैं तो उन पर 206C(1)(h) नहीं लगता। तो अब 206C(1)(h) आपके लग नहीं रहा, 206C(1) नहीं लग रहा ड्यू टू 206C(1)(a). एंड यहाँ पर हमने एक सीबीडीटी की क्लैरिफिकेशन पढ़ी थी, हमने एक और सेक्शन पढ़ा था टीडीएस के अंदर 194Q। वो क्या बोलता था कि अगर कोई पर्सन बायर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी एक पर्टिकुलर सेलर से 50 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स परचेस करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बायर कौन सा होना चाहिए? जिसकी टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा किया। तो इस केस में यहाँ पर उसे टीडीएस कलेक्ट करना होगा ऑन द अमाउंट टैक्सेस ऑफ ₹50 लाख, यानी कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए के गुड्स परचेस करे तो 50 लाख रुपए से ऊपर 1.5 करोड़ के गुड्स के ऊपर इसे टैक्स डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 0.1%। तो कंडीशन क्या है कि बायर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए, एंड यहाँ पे बायर है महापावर एंड इसकी टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर 12 करोड़ रुपीज है, तो अब यहाँ पर इसे टीडीएस का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमने सीबीडीटी की क्लैरिफिकेशन पढ़ी थी कि अगर मान लीजिए कोई गुड्स 206C(1) के अंदर कवर होते हैं बट उनके ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं करा जा रहा है ड्यू टू 206C(1)(a) डिक्लेरेशन की वजह से, तो क्या अगर वो बाकी कंडीशन 194Q की सेटिस्फाई करते हैं तो क्या उनको 194Q के अंदर टैक्स डिडक्ट करना है? तो सीबीडीटी ने बोला था कि हाँ, अगर बाकी कंडीशन वो सेटिस्फाई करते हैं तो 194Q का टैक्स उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा एंड 194Q के अंदर टैक्स डिडक्ट करना होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, महाराष्ट्र ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तो एट द रेट ऑफ 2% टैक्स कलेक्ट करेगी 8 करोड़ रुपए के ऊपर, एंड जो महापावर है उसे यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन 1.5 करोड़। 50 लाख रुपए से ऊपर 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर 0.1% का टैक्स डिडक्ट करना होगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 206C(1)(c). ठीक है, इसका सोल्यूशन आप एक बार खुद से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर, मिस्टर विकास आर रेजिडेंट इन द इंडिया एजेड 80 ईयर्स, तो ये तो सीनियर सिटीजन है हमारे, इज
having a house property in Mumbai. He has let out the house property to ABC Limited for a rent of 50,000 per month from 1st of April 2021. Okay. He does not have any other source of income. Is Mr. Vikas required to file his return of income for the assessment in 2022-23? If yes, why? तो यहाँ पर हमने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 पढ़ा था, जो क्या बोलता था कि फॉर द फर्म्स एंड कंपनीज फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज मैंडेटरी। तो फर्म ऑफ कंपनी को तो रिटर्न ऑफ इनकम हमेशा फाइल करनी होती है, बट अदर देन फर्म एंड कंपनी कोई और पर्सन है लाइक इंडिविजुअल, एचएफ, एओपीबीवाई, तो उनके केस में उन्हें कब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होती है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, अगर उनकी टोटल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ठीक है जी। एंड ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमें कौन सी देखनी होती थी? 54 सीरीज की एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले एंड 6A की डिडक्शन क्लेम करने से पहले। ठीक है, तो वो वाली हमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देखनी होती थी। तो अब यहाँ पर ये 80 ईयर्स वाले हमारे इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो इनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होगी? 5 लाख रुपीज। एंड इनके यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर इनकम कितनी है? तो 50,000 रुपीज का ना रेंट मिल रहा है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये इनका GAV निकल कर आया 6 लाख रुपीज। एंड यहाँ पे कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह नहीं बता रहे, तो NAV भी इनका 6 लाख रुपीज है। अब इसमें 30% के इन्हें वो मिल जाएगी 24B की डिडक्शन, तो माइनस 30%, तो इनकी इनकम निकल कर आती है 4,20,000। तो अब यहाँ पर बच्चे बोलेंगे कि इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो इन्हें यहाँ पर रिटर्न फाइल नहीं करनी। बट यहाँ पर हमने 7 केसेस और पढ़े थे, जिन 7 केसेस के अंदर अगर कोई पर्सन फॉल करता है तो उसे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ जाएगी, इवन इफ अगर उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तब भी। तो हमने वो 7 केसेस के अंदर एक केस पढ़ा था, अगर किसी पर्सन का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसका TDS एंड TCS इन एग्रीगेट 25,000 रुपए से ज़्यादा का टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट करा गया है, तो उसे यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी मैंडेटरी है। एंड इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर TDS और TCS ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50,000 रुपए से ज़्यादा का डिडक्ट या कलेक्ट करा गया है, तो इस केस में उन्हें यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। एंड साथ में हमने TDS के सेक्शन के अंदर एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 194I। 194I क्या बताता था? रेंट का सेक्शन था वो। रेंट के सेक्शन में वो बताता था कि अगर कोई भी रेंट यहाँ पर पे करते हैं तो रेंट के ऊपर 10% का TDS डिडक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर रेंट पे करा गया 6 लाख रुपीज का, तो उसका 10% 60,000 रुपीज का TDS डिडक्ट करा होगा इनका अंडर सेक्शन 194I। तो इनका TDS डिडक्ट कर लिया गया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन एक्सेस ऑफ ₹50,000, तो इस केस में इन्हें यहाँ पर अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है, इवन इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर आपको समझ आ गया। तो इन्हें यहाँ पर अपनी रिटर्न ऑफ इनकम मिस्टर विकास को फाइल करना जरूरी है, क्योंकि इनका TDS डिडक्ट कर लिया गया है 60,000 रुपीज का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बट अगर इन्होंने मान लीजिए कोई लो टैक्स नो टैक्स सर्टिफिकेट यहाँ पर दे दिया हो, असेसिंग ऑफिसर से कोई लो टैक्स सर्टिफिकेट ले लिया हो कि सर मेरी इनकम नहीं बनती, मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो मेरा टैक्स डिडक्ट ना करा जाए या लोअर रेट पे टैक्स डिडक्ट करा जाए, तो उस केस में अगर ये टैक्स इनका डिडक्ट 50,000 रुपीज से कम होता है तो या डिडक्ट नहीं होता, तो इस केस में इन्हें अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करनी। बट वो इन्होंने यहाँ क्वेश्चन के अंदर लिखकर नहीं बोला है, तो इस केस में यहाँ पर हम बोलेंगे कि इन्हें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है। एंड साथ में ये वाली लाइन भी आप लिखे आना कि अगर मान लीजिए इन्होंने कोई नो टैक्स लो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया है, तो फिर इस केस में इन्हें यहाँ पर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करनी होगी। ठीक है जी, तो इसी के साथ यहाँ पर हमारी RTP नवंबर 22 अटेम्प्ट ये हमारी पूरी डिस्कस हो गई। मैंने 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे, आपको सॉल्यूशन से ही मैंने चेक करवा के दिया है। ये कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये आप खुद से रीड कर लेना। मैंने इनके भी प्रोविजंस आपको समझा दिया है, किस टाइप से इनके इंटरलिंकिंग है। तो इसी के साथ हमारी नवंबर 22 की भी RTP खत्म हो गई। सो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, सभी RTPs को, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैं आपके साथ यहीं पे सॉल्व करवाऊंगा अच्छी तरीके से, प्रोविजन समझाकर एंड उनकी इंटरलिंकिंग, उनके लॉजिक बताकर। ठीक है जी, क्वेश्चन किस टाइप से पढ़ना है, पेपर के अंदर किस टाइप से कम समय के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड ठीक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो सभी हम अपनी सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। So that's all for the today from my side. Please like the video, share it with your friends, subscribe to our channel and hit the bell icon for the regular updates. Okay, so thank you, goodbye, signing off.